ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं प्लीज़? जी बासित, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी थैंक यू मुनीर, आपका बहुत शुक्रिया। फरहान, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सर, अस्सलाम यस सर, बासित अली जी सर, आ रही है आवाज़। थैंक यू बेटा। जी फरहान, आप बताइए। वालेकुम। जी सर, आ रही है आवाज़ सर। आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, बट एनी हो, एवरीवन इज लिसनिंग। आपके माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट करने से पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसमें आपके जहन में अगर कोई सवाल आ रहा है आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी ज्वाइन किया है जैसे मुनीर ने, तो सॉरी बासित ने, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो हमारा गूगल क्लासरूम है और जो हमदर्द यूनिवर्सिटी का LMS है, उस पर हमने जो पहले 3 सेशन गुजर चुके हैं उनका वीडियो हम शेयर कर चुके हैं। तो आपको जब भी टाइम मिले आप वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिए। और नेक्स्ट वीक जो है आपको मालूम होगा कि नेक्स्ट वीक में क्लास नहीं होगी। अब उसके बाद वो हमारी मीटिंग या मुलाकात तकरीबन 15 दिन के बाद होगी। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। माइक जो है वो मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि हम जो है इस सेशन को बाकायदा स्टार्ट कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 4 ऑफ द बुक, और इसमें हम इंटरप्ट्स की बात करेंगे। इसमें कुछ हिस्सा तो रिवीजन का होगा और कुछ एग्जांपल्स हमने किताब से लिपिक की है जिनको हम थोड़ा सा रिव्यू करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। इंटरप्ट प्राइमरीली क्या होते हैं? ये एक मेथड है जिस मेथड से जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं या जिनको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं वो सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करती हैं। और प्रोसेसर जो है वो जब किसी एग्जीक्यूशन साइकिल में होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में, तो वो उसके बाद इंटरप्ट पिन को चेक करता है। और अगर इंटरप्ट पिन जो है उस पर सिग्नल मौजूद हो तो फिर उसके बाद जो भी मेथड अप्लाई जो एप्लीकेबल हो उसके तहत वो ये मालूम करता है कि कौन सी डिवाइस ने इंटरप्ट किया है, और वहाँ से फिर वो डेटा जो है वो या जो भी उसकी इंटरप्ट रूटीन सर्विस रूटीन होती है उसको वो फिर एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। प्राइमरली इट इज़ अ मेथड, it is a technique by which the microprocessor can alter the flow of execution, and there are two types of events which cause such interruption in microprocessor attention. One is called the asynchronous events, which occur primarily due to the external devices, and the synchronous events which are occur due to the software, or the events which are already programmed are planned for a system to occur. अब इनकी थोड़ी मज़ीद तशरीह हो जाएगी आने वाली कुछ स्लाइड्स में। सबसे पहले इवेंट्स की जो टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। इवेंट्स की टाइप जो है वो डिस्क्राइब की गई है 3। वन इज द एक्सटर्नल इंटरप्ट, the second one is the software interrupt, and the third one is the internal interrupt. सबसे पहले हम एक्सटर्नल इंटरप्ट की बात करते हैं। ये हार्डवेयर इंटरप्ट भी कहलाते हैं और ये एसिंक्रोनस इवेंट्स होते हैं बिकॉज सिस्टम डू नॉट नो व्हेन ए यूजर प्रेस ए कीबोर्ड इफ कीबोर्ड इज इंटरप्ट ड्रिवन, एंड सिमिलरली if a mouse key is pressed or another device has requested a service.
इसका जो इंटरप्ट का साथ और मेथड भी होते हैं, जैसे पूलिंग इज वन ऑफ द मेथड इन विच ए प्रोसेसर चेक all devices on a specified interval to see if they need some service. But interrupt mechanism is in which a device primarily sends a signal to microprocessor for service. आज थोड़ा सा जो है वो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई ही रखें अपने टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये हम अंडरग्रेड में पढ़ के आए हैं, शायद इतनी डिटेल में हमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एनी हो, मूविंग टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स which are also called the traps, and they are synchronous events because software is written by the programmer and programmer knows when to call the interrupt, and they are also unconditional. अब कंडीशनल इंटरप्ट्स की बात कर लेते हैं. द इंटरनल इंटरप्ट्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड द एक्सेप्शंस and they are also synchronous events. However, they have some condition, usually abnormal condition is attached to them. एक example दी हुई है, a division instruction may cause an exception if we want to divide a number with 0. So this will be a division by 0 exception inside the computer. अब यहाँ 3 टाइप ऑफ इंटरप्ट्स जो है उनकी बात हुई है. आगे चलते हैं, अब हम एक्सटर्नल इंटरप्ट की बात करते हैं. इस एक्सटर्नल इंटरप्ट्स में जो प्राइमरीली, उससे पहले पूलिंग की बात करते हैं. पूलिंग मेथड which is an alternative to interrupt method, processor need to continuously check if data have arrived from a device. And if there are too many devices, this pooling method become inefficient and the possibility of missing a deadline increases. उसकी वजह क्या है कि हम रियल टाइम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, और रियल टाइम सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम में जो एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है वो ये है कि देयर इज डेडलाइन एंड देयर इज गारंटीड एग्जीक्यूशन इन द केस ऑफ रियल टाइम. नो, typically the processor samples its interrupt input request line at predefined times during each bus cycle. हर बस साइकिल जो है उसके खात्मे पे इसको बस साइकिल के बजाय इंस्ट्रक्शन साइकिल कहना चाहिए, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है वो प्राइमरली जो है वो एक क्लॉक में भी कंप्लीट हो सकती है, 2 क्लॉक में भी कंप्लीट हो सकती है. तो इंस्ट्रक्शन या बस साइकिल जो है उसके बाद प्रोसेसर जो है वो इंटरप्ट लाइन को चेक करता है, जो कि एक हार्डवेयर यानी उसके साथ एक पिन है प्रोसेसर के साथ. सो ताकि एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट जिसको IRQ से शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वो डिटेक्ट की जा सके. अब एक्सटर्नल जो इंटरप्ट्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं. मेजर टाइप्स तो नॉन वेक्टर्ड और वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं, और वेक्टर का मतलब जो है वो यहाँ एड्रेस है प्राइमरीली. इसी तरीके से आगे इनकी टाइप्स हैं मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स. देन देयर आर इंटरप्ट प्रॉपर्टीज, then interrupt source and interrupt vector process. So these topics are covered in vectored interrupting, external interrupts. अब नॉन वेक्टर्ड की एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें इसको नॉन वेक्टर्ड इसलिए कहा गया है कि a fixed memory location is used as a common vector for all interrupt sources. तो इसलिए इसको कहा गया है नॉन वेक्टर बिकॉज ए कॉमन मेमोरी इज यूज्ड. अगर हम थोड़ा इसको आगे देख लें, सो दीज नॉन वेक्टर इंटरप्टिंग डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा हार्डवेयर बट इन्वॉल्व्स सीरीज टेस्टिंग एट स्टेप्स. दिस स्टेप 5.2 जो आगे फिगर आने वाली है उसमें हम देखेंगे. And this step says the processor searches through the devices from high priority to low priority to identify the interrupt
सोर्स। अब हम उस डायग्राम को देख लेते हैं जिसमें ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसेसर जो है, ये नंबर 1 जो है तकरीबन सेंटर में जो है बॉटम पे अपीयर होगा। थोड़ी एनोटेशंस जो है वो ऑन कर लेते हैं। एनोटेशंस जो है एनोटेशन बार जो है इसको मैं उठा के ऊपर रखना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको पकड़ने में कामयाब हूँ। यस, ओके। नाउ वी सी 1। अगर आप देखें तो 1 जो है वो कुछ यहाँ अपीयर हो रहा है जहाँ रेड कलर का सर्कल बन रहा है। सो आफ्टर ईच बस साइकिल microprocessor check this line. If there is a signal on the interrupt line, then one of these 3 devices, IO device A, IO device A, IO device B, and IO C has interrupted the one of the device has interrupted the processor, but processor do not know at this point in time in this method which device has interrupted. माइक्रोप्रोसेसर को सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि वन ऑफ द डिवाइस which is attached to it has interrupted and need a service. Then because processor is in the middle of executing some program, that is the main application. At this point, processor, after execution of an instruction and recognizing that there is an interrupt, it primarily changes the program counter register. And in program counter register, primarily it saves different the current context. So in current context, it saves the program counter register and the processor status register flags, जिसको हम कहते हैं. So once it is done in part number 3, it then jump to the interrupt service routine. In interrupt service routine, it is written that if the device A has interrupted, then service device A. If device B has interrupted, then service device B. If device C has interrupted, then service device C. To know which device has interrupted, then it initiate primarily 5.1. It says that in the interrupt stack, and then it go to the check the interrupt status register of each device. And in this case, जो कि इस डायग्राम में बताया गया है, it found that primarily interrupt device A has interrupted. So because device A has interrupted, it then see what operation it has to do based on the other registers. If the data has to be read or data has to be written to that device. So this is done in 5.3, and then in 5.4 it again now moving towards primarily restoring the program state. पहले जो है उसने इंटरप्ट को सर्विस किया, इंटरप्ट सर्विस करने के बाद उसके बाद जो है वो फिर देन अगेन इट रीस्टोर्स द होल saved in register values and then move to step number 7, that is the next instruction is executed. इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, किताब में उसने पूरी डिटेल में एक एक स्टेप को लिखा है. We will start with step number 1. So processor recognizes during the execution of a program that an interrupt has occurred. Then processor save the current register values, and after that it jump to the interrupt service routine and check which device has interrupted
and then perform that service to that device. In this case, device A has interrupted, and after completion of the service, it then again restore the registers and continue normal execution of the program in step number 7. So how it goes, इसका समझना, इस डायग्राम का समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है because another set of slides contains the similar diagram with some additional details. For example, there are no concept of priorities here. So a programmable interrupt controller will be introduced in a slide so that the priorities are being primarily enforced inside a system. तो यहाँ अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो आप पूछ लीजिए. मैं ये एनोटेशंस हटाना चाह रहा हूँ क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे फिर जाएंगे. जी कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं. ये एक अच्छी डायग्राम है जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया. So we have 5 participants with us. इस कोर्स में 2 और पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए जो कि अभी मौजूद नहीं है. तो अगर आपका उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है तो ज़रूर उनसे राब्ता करके बता दीजिए. मुनीर, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी नहीं सर. बेटा पूछें. आपकी आवाज़ नहीं आ रही. सर ये हेलो, आवाज़ आ रही सर मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल पूछें. अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. चलिए आप अपना सवाल लिख भी सकते हैं. अगर कोई और स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं तो वो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ें. ओके मुनीर, हम अभी भी आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे. आप सर अभी सुन रहे हैं सर मेरी आवाज़? आपके पास कोई जी आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं. आप अगर चाहे तो अपना सवाल पूछ सकते हैं. नहीं बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही. कोई बात नहीं, आप अपना सवाल टाइप कर दीजिए. ओके चैट में इन्होंने स्टेप 3 के बारे में पूछ रहे हैं. एक मिनट, हम स्टेप 3 को दोबारा से देखना चाहेंगे. मुनीर कह रहे हैं स्टेप 3 को बता दीजिए. देखिए स्टेप 3 जो है प्राइमरीली उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रोग्राम काउंटर है, यानी प्रोग्राम काउंटर क्या चीज़ है हम जानते हैं कि प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है जो एग्जीक्यूट होने जा रही है उसके मतलब जो है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मौजूद है. अब चूंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है जे के बाद J+1 आएगी. अब चूंकि इंटरप्ट आ चुका है तो माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने जाएगा. तो अब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसकी इंफॉर्मेशन को सेव कर रहा है और इसी तरीके से जो उसके पास फ्लैग है जो प्रोसेसर यहाँ शो किया हुआ है उसको भी सेव कर लेगा. तो ये स्टेप 3 का हिस्सा है. उम्मीद है मुनीर आपकी समझ में आ गया होगा. जी सर, क्लियर हो गया. थैंक यू बेटा. अब हम आगे चल रहे हैं. अब हम वेक्टर्ड इंटरप्ट्स की बात करते हैं और ये चूंकि माइक्रो कंट्रोलर्स में ज़्यादातर होता है तो किताब में जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसकी एग्जांपल जो है वो, या प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर जो है उसकी जो एग्जांपल जो है वो ली है. So multiple interrupt sources can fire interrupt requests simultaneously. So what to do in this case? So then there is a mechanism which is called interrupt vector number. So in which the identity of a device is stored. So there is a typical device which is used in this case to implement the priority structure and to facilitate the execution of the interrupts. It is called a programmable interrupt controller, which has the following functions. It provides a hub for maskable interrupt sources. Maskable interrupt हमें पता है कि ऐसे इंटरप्ट हैं जिनको वेट करवाया जा सकता है.
जबकि इसके अपोजिट है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, जिसको वेट नहीं, जिसको फौरन एग्जीक्यूट करना होता है, यानी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के फौरन बाद। Implement the prioritized interrupts and cope with the different interrupt source modes. अब हम आगे चलते हैं, इसमें जो है वो प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के बारे में बताया है। आप देखें कि अगरचे प्रोसेसर जो है उसके पास तो एक ही इंटरप्ट पिन है, लेकिन जो प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है इसके अंदर जो है वो मल्टीपल इंटरप्ट जो है वो लाइंस है, तो इनकी प्रायोरिटी है। और जो अगर दो डिवाइसेस यानी दोनों इंटरप्ट एक साथ आ जाते हैं तो जो हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। और जो ये इसके अंदर जो प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर्स हैं, ये प्राइमरीली प्रोसेसर जो है उसको बताएंगे कि कौन सा जो डिवाइस है उसको प्राइमरीली पहले सर्विस किया जाए। तो ये एक फैसिलिटेटर के तौर पे ये चीज़ जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है और मल्टीपल डिवाइसेस को ये सर्विस या फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर हम इसको थोड़ा सा रीड कर लें, ये प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर एज शोन इन द फिगर typically has an output pin which is connected to the interrupt pin of the microprocessor, and there are several interrupt request lines, each of which can take interrupt signals originating from one or multiple IO devices. In such a sense, a PIC serves as a liaison to link many external devices and microprocessor together. अब इस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा आगे चलते हैं, मास्केबल इंटरप्ट्स की बात करते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट्स, वन इज कॉल्ड मास्केबल और नॉन मास्केबल। ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट कैन नेवर बी इग्नोर्ड एंड इज यूज्ड फॉर क्रिटिकल टास्क, जिसमें जो है सिस्टम रीसेट और वॉचडॉग टाइमर्स से शामिल हैं, जिन्होंने इंटरनली प्रोसेसर को रीस्टार्ट करना होता है एंड दे आर वाचिंग द if the processor is stuck somewhere and then reset internally. A PIC typically has the interrupt mask register, so which allows to individually enable and disable interrupts from devices on the system. तो मास्केबल इंटरप्ट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कि किस इंटरप्ट को प्राइमरीली सिस्टम एग्जीक्यूट करे और किस सिस्टम को ना करे, एक इंटरप्ट मास्क रजिस्टर जो है वो यूज किया जाता है और उसके डिफरेंट बिट्स जो है वो बता रही होती हैं प्रोसेसर को कि जो है वो अगर जीरो है तो एनेबल इंटरप्ट्स emanating from device wired to the corresponding IRQ line, or writing a 1 to disable interrupt on the corresponding IRQ line. So it uses bits, इस तरह flag के अंदर या status register के अंदर bits होती हैं. So every bit responds to enable or disable for one device. So when a maskable interrupt source is disabled, its IRQ will not be forwarded. तो जब अगर एक मास्केबल इंटरप्ट सोर्स को थोड़ी देर के लिए डिसेबल किया है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर ने, ताकि एक हायर प्रायोरिटी जो IRQ है इंटरप्ट रिक्वेस्ट है उसको सर्विस किया जाए, तो वो सिर्फ यानी ये उसी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा प्रोसेसर को, ताकि जो हाई प्रायोरिटी है वो एग्जीक्यूट हो जाए और लो प्रायोरिटी जो इंटरप्ट है उनको बाद में सर्विस दी जा सके। इंटरप्ट प्रायोरिटीज को थोड़ा सा डिटेल में दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, यानी जनरल पर्पस कंप्यूटिंग में और जो माइक्रो कंट्रोलर के कॉन्टेक्स्ट में है, थोड़ा सा यहाँ मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम देखें x86 प्रोसेसर्स, इंटेल के जो प्रोसेसर्स हैं, दे हैव 8 IRQ लाइंस और इनमें जो प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर लगा हुआ है उसका नंबर है 825। और ये जो इसमें जो प्रायोरिटी सेट की गई है उसमें IRQ 0 हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसी तरीके से अगर ARM माइक्रो कंट्रोलर्स की बात कर लें तो उसमें जो है वो एडवांस इंटरप्ट कंट्रोलर AIC के नाम से लगा हुआ है, which has 32 interrupts which have programmable priority levels of 7 to 0. 7 is the highest and 0 is the lowest. तो it is possible कि multiple interrupts have the same priority. ये भी
क्योंकि अगर जो 32 इंटरप्ट है तो 32 या 32 लेवल्स डिफाइन नहीं किए गए। लेवल सिर्फ जो है वो 0 से लेकर 7 तक डिफाइन किए गए। तो every interrupt may have any value from 0 to 7. So it is possibility that there are equal priority are pending. So in this case, the interrupt number is primarily used to break the time. So because the priority goes to the lowest in the case of microcontroller, so lowest number is considered first. If the equal priority interrupts are pending in the case of microcontroller. So there are different mechanisms which are used and to use a particular architecture and processor type. They have their own mechanism of enforcing how to service the devices based on interrupt mechanism. यहाँ पे जो है ये डायग्राम दोबारा भी आएगी। ये इंटरप्ट नेस्टिंग की एक एग्जांपल है जिसमें जो है वो एक इंटरप्ट जो है उसके अंदर एक और इंटरप्ट जो है उसको कॉल किया जा रहा है। यहाँ मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, मैं इस इंटरनेट डिवाइस को जरा चार्जिंग पे लगा दूं। आई एम कमिंग इन ए मिनट, जस्ट अ मोमेंट। Okay, thank you very much. I'm coming back here. In interrupt nesting, we an interrupt call service routine X calls an interrupt service routine Y, and similarly, interrupt service routine Y calls an interrupt service routine Z. Now we are moving to interrupt source modes. Actually, there are two types of modes. One is the level sensitive, and another is the edge triggered. चूंकि हम ये चीजें जानते हैं, we are not focusing on these diagrams. The details are present in the book. The only thing is that the sampling, the IRQ line is up for the duration that the processor recognizes it, and then it clears the interrupt service primarily, that it has acknowledged primarily that the interrupt is recognized from the IRQ line B. So this is the IRQ has to be the logic level 1 so that the microprocessor checks and then clears. That is the only case here. Second thing is the edge triggered mode. In edge triggered mode, the primarily whenever the interrupt primarily appears, the service is primarily provided to that requesting devices, but it is based on the edge, and the interrupt is cleared by the programmable interrupt controller. This is primarily because now the programmable interrupt controller is responsible to primarily send information to microprocessor. That is the only difference. Whereas in the earlier diagram, the processor is primarily resetting the interrupt. Now the interrupt vector processing. So a block of memory is typically reserved to accommodate the data structure which is called interrupt vector table. और इसमें क्या होता है, इसमें addresses होते हैं, और वो addresses किस चीज़ के होते हैं, वो interrupt service routine जहाँ located है उसके addresses होते हैं. So each interrupt vector contains the information that points to, that means it has the address, the processor to the start address of the corresponding address. और उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाएंगे तो वहाँ रिटर्न एड्रेस को लिखा होगा. Now moving towards this diagram, मैंने कहा था ये डायग्राम रिपीट होगी, और इस डायग्राम में आप देखेंगे प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर जो है ये आ जाता है. अब इसमें जो है आप देखिए कि प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर टेक केयर of the request generated from different devices, and then it forwards that request to the microprocessor. Baki sequence same है. The rest of the things are same. The only thing comes here is the programmable interrupt vector and also the interrupt vector table, जिसमें आप देखें कि
इंटरप्ट सर्विस रूटीन वेक्टर जो है वो उसका। इससे पहले जो डायग्राम थी उसमें नॉन प्राइमरी टेबल था, इसमें एक ही टेबल के अंदर जो है वो मौजूद था कि चेक भी करता था प्रोसेसर और उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उस डिवाइस को सर्विस देता था। जबकि यहाँ प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर बता रहा है कि किस डिवाइस को सर्विस करना है और वो डायरेक्टली उसी डिवाइस को सर्विस करेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्लाइड्स। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में जो प्राइमरीली बड़ा सोर्स है वो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम है, जो कि सिस्टम बोर्ड पे लगा हुआ एक रीड ओनली मेमोरी चिप है, जिसके अंदर प्राइमरीली जो है वो सब रूटीन्स सेव होती है। और जब भी जैसे कीबोर्ड ने अगर इंटरप्ट जनरेट किया है तो उस सूरत में हमें जो है प्राइमरीली जो इंफॉर्मेशन मिलेगी या जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होगी वो बायोस के अंदर से होगी। ओके, मूविंग अहेड, internal interrupts are primarily exceptions, and these exceptions are primarily some condition। और थोड़ी दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट वेक्टर नंबर 0 इज रिजर्व्ड फॉर डिवाइडेड बाय 0 एरर। इन केस ऑफ ARM माइक्रो कंट्रोलर्स, vector at position number 4 is reserved for undefined instruction exception। Now we are moving towards an analogy for the difference between software external and internal interrupts. So every human being can be viewed as a smart processor. If a student like you are programmed to sleep during the third 10 minutes of a class, it is a software interrupt। अगरचे हम इस वक्त fourth 10 minutes of the class में हैं, लेकिन ये एग्जांपल ऐसे दी गई है कि देयर इज ए बिहेवियर ऑफ unattentiveness, so while you are sleeping the instructor or your neighbor awakens you in, it is an external interrupt। अगर कोई आपको कहता है कि भाई क्या कर, आप सोए नहीं क्लास के दौरान, तो ये एक एक्सटर्नल इंटरप्ट होगा। if the topic is very interested or the instructor does a good job or you simply feel guilty about sleeping, then you fortunately revive this is an internal interrupt। So this is the external interrupt, this is the internal interrupt, and there is a software interrupt। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट थोड़ा हैबिचुअल भी हो सकता है। Anyhow, this is primarily an analogy to just understand about the different interrupts। Now moving towards the design pattern for interrupt service routine, that means the general guidelines how to primarily design। there are 4 steps। अगर आप देखें तो इसमें कुछ स्टेप ऐसे होंगे जो आपको प्राइमरली इज वेरी इजी और हम फॉलो कर चुके हैं। सेव द प्रोसेसर कॉन्टेक्स्ट, जैसे उसमें क्वेश्चन 3 वो पास सेक्शन 3 था, उसमें उन्हीं ने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर द इंटरप्ट सोर्स and then service and switch the context, that means restore। So this is one design pattern, general design pattern। there is also, if we have a server present in the system, and because what is the purpose of the server is primarily it drives the primarily completes the service। तो इसमें एक ही सेक्शन ज्यादा है, बाकी वही सेक्शन है। इसमें सर्विस सेक्शन की बात हो रही है, कंप्लीट सर्विस की बात नहीं हो रही। देयर इज अ मिनिमल प्रोसेसिंग एंड द टास्क इज हैंडेड ओवर टू द सर्वर, then server completes the task and then the switching context occur। So server actually facilitates the processing of contains the ISR database and then facilitates the processing। Now moving towards the last section, in which we see some applications। One thing is the ISR chaining। The chaining process is similar। इसमें अगर आप देखें, if a user has initiated a service request, यूजर जैसे प्रोग्रामर है, उसने एक कोड लिखा है, उसमें एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, that interrupt request is handled by the operating system।
And operating system again relies on the basic input-output system or the service routines which are pre available with the system. So this process creates a chaining and also is a nesting of the service routines. Now moving towards another ISR, cascading. Cascading means there are levels and each level can have more than one interrupt service routines, and one service routine can initiate up to two or more. That means more than one service routines at one level. So it is possible that based on the conditions, either both or one service routine is executed on each level. So this is the how the cascading. We know the cascading effect. If one there's a problem, then that problem is appeared on other parts as well. So that is the cascading in electricity. Now the last topic is the interrupt response time. In interrupt response time, this diagram will help us that there is whenever there is interrupt, the interrupt latency in which the interrupt is recognized by the processor, and then the interrupt service routine, the context switching, our scheduling delay, and then the running and the completion. The whole time is called the interrupt response time, which includes the interrupt latency as well as the scheduling as well as the execution. So this is the slide which further explains how this happened, and it actually give an example in which the primarily the status registers or the register information is also known. इसके बारे में हम देख सकते हैं। अच्छा, सेशन हमारा किसी भी टाइम क्लोज हो जाएगा, फिर हमारी मुलाकात